हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री से 10 सवाल किए। गृह मंत्री यानी वजीर दाखिला, वजीर आजम माने प्रधानमंत्री, क्या नए वजीर आजम के बनते ही सांप्रदायिक हिंसा में वृद्धि हुई है? उन तत्वों का हौसला बढ़ा है जो बीजेपी सरकार की समर्थक रहे हैं। क्या राहुल सोनिया के आरोप इन कारणों का सही विश्लेषण करते हैं? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रशांत भूषण जी हैं आम आदमी पार्टी से, असदुद्दीन ओवैसी साहब आ जाएंगे थोड़ी देर में, अखिलेश प्रताप सिंह हैं कांग्रेस प्रवक्ता, सुधींद्र कुलकर्णी जी हैं लेखक हैं, आप मुंबई से हैं, और विजय बहादुर पाठक प्रवक्ता हैं यूपी से। मैं शुरुआत सुधींद्र कुलकर्णी जी से करना चाहता हूं। लोकसभा के भाषण में जो सांसद ने कहा, कईयों ने धर्म की अवधारणा, उसकी राजनीतिक इस्तेमाल, इन सब पर कहा, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं अपने दर्शकों की सुविधा के लिए कि ऐसा क्या है कि हम जानते हैं कि बीजेपी की तरफ से ऐसा हुआ है, हम जानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ गरीब मारे जाते हैं और कुछ मिडिल क्लास के लोग इस तरह की हिंसा के समर्थक बन जाते हैं। ऐसा क्या है कि इसके खिलाफ बोलने वाले हमेशा हार जाते हैं? सुधींद्र जी। रवीश जी, आज जो बहस शुरू हुई है इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि 2 दिन के बाद स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि जब भारत आजाद हुआ वह सांप्रदायिक दंगों की आग से निकलकर आजाद हुआ, और उन सांप्रदायिक दंगों में लगभग 10 लाख लोग मारे गए, हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, सिख भी मारे गए। तो आजादी के बाद एक आशा थी, अपेक्षा थी कि अब यह सांप्रदायिकता का विष खत्म हो जाएगा और यहां सौहार्दता, भाईचारा, शांति पनपेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ है। उतने बड़े पैमाने पे नहीं सही, लेकिन छोटी मोटी घटनाएं होती ही रहती है। अब देखिए क्या बहस क्या हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि 600 घटनाएं हुई है, और मंत्री महोदय ने कहा कि 600 नहीं 308 हुई है जनवरी से लेकर। क्या 300 कम है? तो कुल मिलाकर इस बहस सही दिशा में चल रहा है ऐसा नहीं लगता है। आरोप प्रत्यारोप जैसे इलेक्शन के समय पे पार्टियां एक दूसरे पर आरोप कर रहे थे, उसी तरह आज संसद में भी दृश्य दिखाई देगा। ये इससे लोगों में एक उम्मीद नहीं जगती। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब टेररिज्म की बात आती है तब बीजेपी जो आज सत्ता में है वो कहती है कि टेररिज्म के प्रति, आतंकवाद के प्रति हमारा रवैया 0 टॉलरेंस का होगा, शून्य सहिष्णुता का होगा। कम्युनल वायलेंस का जब विषय आता है तब क्यों बीजेपी हो या कांग्रेस हो वो सब मिलकर यह क्यों नहीं कहती कि पूरे देश का जो स्टैंड होगा वो 0 टॉलरेंस का होगा। हम सब मिलकर ऐलान करते हैं, संकल्प करते हैं कि भारत दंगा मुक्त देश होगा। यह जो बहस हो रहा है, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इसका जवाब दे और जवाब में ये कहे और सबसे अपील करे कि सब मिलकर भारत को हम दंगा मुक्त बनाएं। प्रशांत जी, क्या ये वजह है कि इन मामलों में राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता, अब पुराने आंकड़ों को देखिए, जिस तरह से बहसों में 84 बनाम 2002, तो कोई भागलपुर चला जाता है, कोई यहां चला जाता है, कोई मुजफ्फरनगर चला जाता है, कोई कहता है कि गुजरात अगर भूल गए हैं तो हम मुजफ्फरनगर की याद दिला देंगे। इतनी खराब है कि इसका राजनीतिक समाधान नहीं हो सकता। क्या आप अभी ये उम्मीद करते हैं, जिस तरह से सुधींद्र गिना रहे हैं कि ये बहस हुई लेकिन इतनी सतही हो गई है कि जिससे कोई समाधान की तरफ हम बढ़ नहीं रहे हैं, क्या 15 अगस्त से 2 दिन पहले की इस चर्चा में आप उन राजनीतिक दलों में यकीन व्यक्त कर सकते हैं जिनकी कमियां को उजागर करते हुए ये लोग इस तरह की बातों को भड़काते हैं? और सोशल मीडिया पे ऐसे तमाम तरह के मटेरियल आज उपलब्ध हैं जिससे पता चलता है कि सारा मकसद यह है कि आपकी कमीज का रंग बताकर हम हिंसा को बढ़ाना चाहते हैं, ना कि ये पहचानते हुए भी कि आप लाल कमीज पहने हैं तो बच के रहिए, हमें हिंसा नहीं करनी है, ये बताने वाला कोई नहीं होता।
जी हाँ रवीश जी, आप सही कह रहे हैं। जो आज हो रहा है देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, ये बहुत ही भयानक और खतरनाक चीज़ है। और ये देश को, देश के आम आदमियों में जहर भरने की कोशिश राजनीतिक कारणों से करी जा रही है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि भाजपा और संघ परिवार के लोग इन्वॉल्व्ड हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व्ड हैं, कुछ और पार्टियों के लोग भी इन्वॉल्व्ड हैं। और जो पार्टियां आज उसमें नहीं भी इन्वॉल्व्ड हैं, वो पहले इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो आज इतना राजनीति का ध्रुवीकरण या राजनीति इतने निचले स्तर पर पहुंच गई है कि लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके नेता लोग ये नहीं परवाह कर रहे कि देश को किस तरफ ढकेला जा रहा है। आज देखिए, जितना भी इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट्स आई हैं, सारी रिपोर्ट्स में ये जिक्र आया है कि इन सब मामलों को या ये कम्युनल दंगों को भड़काने में एक तरफ कम से कम संघ परिवार के कुछ लोग जरूर इन्वॉल्व रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से कुछ और पार्टियों के लोग भी रहे हैं और भी लोग रहे हैं। लेकिन आज जब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने पूरा कैंपेन इस पर किया कि भाई पूरे देश को साथ लेकर चलना है, मुसलमानों को साथ लेकर चलना है, नीचे स्तर पर उन्हीं के पार्टी के संघी लोग या संघ परिवार के लोग इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व हो रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, ये लव जिहाद की बात कर करके लोगों को भड़का रहे हैं, लाउड स्पीकर को मुद्दा बनाकर जगह जगह लोगों को भड़का रहे हैं। ये क्या प्रधानमंत्री का या इस सरकार का दायित्व नहीं बनता कि इसको तुरंत रोका जाए? जो ये सुधींद्र जी ने बोला, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि टेररिज्म के प्रति तो जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है, कम्युनलिज्म के प्रति भी जीरो टॉलरेंस की बात कभी कभी कही जाती है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस पर सरकार और प्रधानमंत्री कोई सख्त बात नहीं कह रहे कि भाई ये सब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। नीचे इस तरह के सिग्नल्स दिए गए हैं, इस तरह के सिग्नल्स चल रहे हैं कि जैसे कि आज संघ परिवार को पूरी छूट दे दी गई है कि भाई जो चाहो करो, जितना चाहो लोगों को भड़काओ। जैसे कि इस तरह का ध्रुवीकरण, इस तरह का कम्युनल पोलराइजेशन हमारे हक में है, तो ये सब होने दो, चलने दो। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, इसके बहुत ही दूरगामी, बहुत ही खतरनाक परिणाम होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इनजस्टिस की बात नहीं है। एक आप जो लोग इसमें मारे जा रहे हैं, जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं, उनके खिलाफ तो बहुत इनजस्टिस हो ही रहा है। लेकिन इनजस्टिस के अलावा जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने जनता को यह आश्वस्त किया था कि आप सिर्फ विकास की बात करेंगे। हम सब जानते हैं आपके आरोपों में ये बात आती है कि जो राज्य सरकार है वो जिम्मेदार है, वो नहीं कर रही है, जैसे आपकी सरकारों को अन्य जगहों पर लगाया जाता है। लेकिन फिर भी आप एक नई राजनीति, नई रेखा खींचने की बात कर रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन सब प्रवृत्तियों के खिलाफ आपका आचरण कहां साबित होता है? क्या आपने कभी कहा कि लाउड स्पीकर लगाने या ना लगाने के जायज कारण होने के बावजूद हम एक पार्टी या संगठन के रूप में उसमें नहीं कूदेंगे, हमारे जाने से उसका राजनीतिकरण होगा, मामला जितना गंभीर है उससे और ज्यादा गंभीर हो जाएगा? क्या आपने इस तरह की बातें कही जिससे यह संदेश जाए कि ठीक है, सरकार आपकी नहीं है लेकिन संगठन आपके हाथ में है, जिसके आप प्रवक्ता हैं, जिसपे कई लोग आरोप लगा रहे हैं, उसका आचरण कुछ अलग होगा, सरकार के खराब आचरण से अलग? रवीश जी, बहस की शुरुआत में आपने कहा कि समाधान का साहस नहीं है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। जिन पर जिम्मेदारियां हैं उन्हें थोड़ा मन बड़ा करना पड़ेगा। रही बात जो घटनाएं हो रही हैं, जिम्मेदारियां उत्तर प्रदेश को लेकर के, मेरा
मैंने इसलिए कहा कि जिन पर सरकार में, केंद्र की सरकार में हम हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार में उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो घटनाएं हो रही हैं, जिस इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, उस इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में 50 घटनाएं अगर छेड़छाड़ की होती है जिनसे सांप्रदायिकता की माहौल टेंस होता है, तो उस छेड़छाड़ की घटनाओं को कौन अंजाम दे रहा है? और अगर वो लोग अंजाम दे रहे हैं तो उन अंजाम देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। वो तो कानून व्यवस्था का मसला है, वो तो कानून व्यवस्था का मसला है। मैंने आपसे सवाल दूसरा किया था, इसमें किसी का कैसे विरोध हो सकता है? इसमें आपसे कोई असहमत नहीं हो सकता है। अगर कानून अगर कहीं टूटा है जो तो कार्रवाई होनी चाहिए। पर मैं आपसे एक नई राजनीति करने वाली पार्टी के रूप में, आपने कहा कि हम नई राजनीति करेंगे, जो कांग्रेस कर रही थी वो हम नहीं करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि मुरादाबाद हो चाहे कहीं भी हो, अगर किसी को लाउडस्पीकर नहीं लगाने दिया गया तो उस जानते हुए भी कि आप नहीं जानते कि एक संगठन के तौर पे आप अगर कूदेंगे, ये सवाल सही हो सकता है कि क्यों नहीं लगाने दिया जाएगा, हमारा हक हो सकता है, लेकिन आपके कूदने से उसका सांप्रदायिकरण अगर होता है तो आपको नहीं कूदना चाहिए। मैं अगर ये सवाल पूछ रहा हूं तो क्या ये गलत सवाल है? क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को पीछे करते हैं? मेरठ आप गए थे, अब मेरठ में जो बलात्कार की घटना है अब वो विवादित हो चुकी है, पुलिस का कोई और है, लेकिन आप पहली बार जब मिलकर आ गए, आपके या सहयोगी संस्थाएं वहां पर सक्रियता दिखा गई, लेकिन जब ये सारी बातें विवादित हुई वो तो लोगों तक नहीं पहुंचाई आपने। ये तो नहीं कहा कि हमसे गलती हो गई। आप इन दो बातों के संदर्भ में जवाब दे दीजिए। मुझे मालूम है कि सरकारें फेल हो गई हैं, हम उस बहस से कहीं नहीं पहुंच सकते। मैं आपके अपने आचरण की बात कर रहा हूं। नहीं रवि जी, आपका सवाल सही है, और आपने जब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में आचरण की बात की है, तो आखिर कौन लोग हैं जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? आज ही जिस मेयर की घटना का आपने जिक्र किया है, मैं तो कह रहा हूं कि वो कोई भी हो, आपको जो लोग हैं, है ना, उन कोई भी हो को रोकने की जिम्मेदारी किसी भी जाति धर्म समुदाय के हो सकते हैं। इसमें आपका भी नाम आ रहा है, जो आप कह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं, उसमें आपकी पार्टी का भी नाम आ रहा है। प्रशांत जी ने अभी कहा है, सुधीर जी ने कहा है, कांग्रेस कह रही है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से आप दूसरों पर कह रहे हैं होनी चाहिए कार्रवाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कार्रवाई नहीं होती है, क्या एक लाउडस्पीकर लगाने का मामला आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जब तक आप उसे लगा ना दें और लगाने के लिए 20,000 लोगों को लेकर पहुंच ना जाएं, और उस क्रम में अगर किसी की आंख चली जाए, किसी की जान चली जाए, तो वो सब जायज है? मैं ये पूछना चाहता हूं आपकी। मैं ये समझ रहा था कि आपकी भूमिका ये हो कि दो लोग अगर सही कारण से लड़ भी रहे हैं और उनमें से हो सकता है कि आपके पक्ष वाले का कारण सही है, तो आप जाकर ये कहें कि नहीं, हमको झगड़ा नहीं चाहिए, झगड़ा बंद कर दीजिए। ऐसा आपने किया तो आप बता दीजिए, और किया तो आप बता दीजिए। जी नहीं, यह बात जायज है। जिस कांठ के मंदिर का सवाल और लाउडस्पीकर की बात हो रही है, उसी गांव में आरटीआई से खुलासा हुआ है 4 धर्मस्थल है, और 4 धर्मस्थलों पे 3 पे लाउडस्पीकर बज रहा है। आखिर जो लाउडस्पीकर लगा था उसको उतारने की जरूरत क्या थी? कौन लोग थे? नहीं थी। मैं कह रहा हूं कि वो गलत हो सकता है, वो गलत है। मैं कह रहा हूं कि लाउडस्पीकर अगर नहीं है वहां पे 1921 के पहले, तो आप जानते हैं कि इस देश में मंदिरों और मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने के मामले में जब आपकी पार्टी का वजूद नहीं था और पता भी नहीं था कि हिंदुस्तान में बीजेपी नाम की एक पार्टी का जन्म होगा, तब भी दंगे हो चुके हैं। इसी उत्तर प्रदेश में दंगे हो चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप बड़े आलोचक हैं इसके, इन सब भेदभाव के आलोचक हैं, तो क्या आप वहां पर कूद कर, वो सही है, आपका पक्ष सही है, मैं जान रहा हूं, लेकिन आप जब उसमें कूद जाते हैं तो क्या आप उसे आग में नहीं बदल देते हैं? मैं जानना चाहता हूं आपसे। रवीश जी, इस पूरी घटना पर आपको तह में जाना पड़ेगा। प्रारंभिक तौर पर हमारी क्या भूमिका थी, और जब घटनाएं परिस्थिति बनी और जनमानस उद्वेलित हुआ, अगर 7 दिन वहां पर दुकानें बंद रही किसी समस्या को लेकर के, और लगातार हम सरकार से प्रयास करते रहे कि इस बात को सुना जाए, आज भी जो परिस्थिति है उसके समाधान के कारक किए जाने चाहिए। लाउडस्पीकर एक बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन समाधान हो जाएगा। सांसद वहां चले गए, वो इतना बड़ा विषय था कि आपके सांसद वहां चले गए। तथागत सतपति का भाषण पढ़िएगा। 1921 से पहले इस हिंदुस्तान में लोग लाउडस्पीकर का नाम नहीं जानते थे। हम कैसे पूजा करते होंगे तब, हम कैसे आरतियां करते होंगे तब, हम तो करते थे।
हम तो हजारों साल से पूजा करते थे। ये लाउडस्पीकर हमारे अहंकार का सवाल, आप जिस उदारता की बात कर रहे हैं और आप जिस उदारता का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं उसी उदारता से पूछ रहा हूं कि आप अगर जानते हैं कि इससे अगर दंगा भड़क सकता है, समाज में भेदभाव हो सकता है, तो आप अपना कदम क्यों नहीं पीछे हटा सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा कि आप बुज़दिल हो गए, आप कमजोर हो गए, मैं आपसे मूर्खतापूर्वक कुछ उम्मीद कर रहा हूं। जी नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन जो घटनाएं मूल में हुई उन घटनाओं के समाधान के कारक होने चाहिए। और जब घटनाएं इस स्टेज तक हुई तो वहां के सांसद, वहां के विधायक तो गए, जाना भी चाहिए। ठीक, आखिर समस्या का जो समस्याएं जनरेट होंगी, उन समस्याओं के समाधान के कारक खोजने की आवश्यकता पड़ेगी ना, और उसमें चाहे मध्यस्थता ही करनी पड़े। विजय जी, आप मेरठ भी गए, आपके पार्टी के लोग गए, लेकिन अब वो बलात्कार की घटना मेरठ हम गए और हमारे जाने की वजह से 9 घंटे बाद वो प्राथमिकी दर्ज हुई। आपने पूरा 9 घंटे बाद प्राथमिकी दर्ज हुई हमारे जाने के बाद। और आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप अगर सोशल मीडिया पे जाकर देखें तो किस तरह की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया, उसमें आपकी पार्टी के चिन्हों और आरएसएस के प्रतीकों का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया में उस तरह से भड़काऊ बातें कही गई। आपने समर्थन नहीं किया गया हो, रवि जी, हम कहीं से जायज नहीं ठहराते हैं, लोगों ने किया है। जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं के रोके जाने के प्रयास होनी चाहिए, महज इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर वहां पर हैं, हाँ, नहीं वो सरकार रोके। हम तो कह रहे हैं कि जो दोषी है, अगर हमारे लोग भी मिलते हैं तो उन पर कार्रवाई हो। ठीक है अखिलेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे ही आप सारा मामला, आपने इन दंगों के कारणों को अगर कायदे से अगर आपको लड़ना चाहिए था तो लखनऊ में लड़ते। अगर उत्तर प्रदेश के ही उदाहरण को देखते तो आप लखनऊ में लड़ते, लखनऊ में घेरते। लेकिन आपको एक सुविधाजनक बात लगी कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, एक नई सरकार है, तो आप उसको घेरिए। पूरे बहस के केंद्र में आपकी तरफ से जो बहस पैदा की गई है उसके केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और आप कह रहे हैं कि इसके आने के बाद से हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप ये कह रहे हैं तो आपके शासन में भी 2012 से 2013 के बीच में कोई 25% की वृद्धि दिखाती है, अगर आंकड़े देखें तो इससे तो आप कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। सिर्फ आप नरेंद्र मोदी को घेरने की अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। आपकी अपनी राजनीतिक भूमिका क्या है? जो सवाल मैं विजय जी से कर रहा था वो मैं आपसे कर रहा हूं कि आपने शांति सौहार्दपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी जनता के बीच जाकर क्या निभाई? क्या राहुल गांधी मुरादाबाद गए कहने के लिए कि आप ये हिंसा मत करो, लाउडस्पीकर लगे या ना लगे? क्या राहुल गांधी सहारनपुर उस वक्त तो चुनाव के वक्त तो गए थे, मुरादाबाद तो नजर नहीं आए वो। रवि जी, सांप्रदायिकता पे राजनीतिक दलों की भूमिका पे बहस करने से पहले हमें कुछ बातें संज्ञान में रखनी पड़ती है, रखनी चाहिए। वो है विचारधारा, किन दल की कौन सी विचारधारा है। अगर ये ध्यान में रख करके बात करेंगे तो हमें ज्यादा सहूलियत होगी चीजों को समझने में। को पता है वो विचारधारा अच्छी है या बुरी है, जनता उसको वोट देती है। जी, हाँ ठीक है, आप अपनी बात कीजिए। वोट पा लेना, देखिए किसी चीज को प्राप्त कर लेना, ये अगर कोई बड़ा मानता है तो हम इसे बड़ा नहीं मानते। उसका माध्यम क्या था, हम इसे बड़ा मानते हैं कि किस माध्यम से उस चीज को उसने प्राप्त किया है। आज भले बीजेपी की सरकार ने सत्ता प्राप्त कर ली हो या कभी और किसी ने प्राप्त की हो, इन्होंने और कहीं प्राप्त की हो, लेकिन माध्यम क्या था, यह महत्वपूर्ण है। तो वही विषय जो दल की विचारधारा है, हम उस दल से अगर ये बहुत सी ज्यादा अपेक्षा करें कि वो धर्मनिरपेक्षता की भूमिका में दिखेगा तो ये कुछ ज्यादा उम्मीद है। क्योंकि अभी कश्मीर भी गए 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री, तो सैफन रिवोल्यूशन की दुभाषी भाषा बोल के आए। खैर हम उस पर जाना नहीं चाहते। पिंक रिवोल्यूशन भी बोल रहे हैं, बिहार तो चुनाव के पहले बोला था। जिस दिन ये बहस शुरू हुई सदन में, उनके उस दिन जब बेल में लोग गए, से पहले भी सांप्रदायिकता है। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के अस्तित्व में आने से पहले भी सांप्रदायिकता है। तब थे, आप थे, जब बीजेपी नहीं थी तब आप थे, जी है ना? थोड़ा सा आपने कौन सा इसको, अगर हम इतिहास में जाएं तो आपने कौन सा इसे दूर कर लिया? आपने कौन सा इसे दूर कर लिया? आपने अच्छा याद दिला दिया, मैं भूल गया। मुझे आपने अच्छा याद दिला दिया, मैं भूल गया था। एक होता है घटनाओं का घटित हो जाना, एक होता है घटनाओं में भूमिका, चाहे वो सरकार हो या दल हो। कहीं भी घटनाएं हुई हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है
कि जिसकी जिम्मेदारी है सरकार में बैठे दल या सत्तारूढ़ व्यक्ति की, उसकी क्या भूमिका थी, कितनी निष्पक्ष थी, ये दोनों चीज़ें भी ध्यान में रखना आवश्यक है किसी भी सांप्रदायिक घटनाओं में। आप समझ गए होंगे हमारी बात को। हम ये कह रहे हैं कि जब आप एक राजनीतिक दल हैं, सत्ता में आ गए हैं और सत्ता के पहले की भूमिका में आपको जिम्मेदारी का, परिवर्तन का एहसास आप अपने कृत्यों से आपका दिखाना, संविधान और जनता के प्रति दायित्वों का निर्वहन करते हुए दिखना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो विचारधारा कि चलो अब ये मिल गया, अब ये प्राप्त करना है, इसलिए ये हमें चालू रखना है। कल तक जब विपक्ष में थे, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, यही बीजेपी में हजार लोगों ने कमी। अखिलेश जी, अगर आप इतने गंभीर थे, आप लोग वेल में गए लोकसभा के कि हम बहस करना चाहते हैं, और भाषण के पहले दिन आपके नेता राहुल गांधी बोलते तक नहीं है उसमें, है ना, उसमें बोलते तक नहीं है उसमें, तो हम कैसे मान ले कि गंभीरता है आपकी तरफ से? वो अपना पक्ष तक नहीं रखते हैं। जहां ये सांप्रदायिक हिंसा हो रही है वहां तो वो नहीं जा रहे हैं कि विपक्ष में अभी आपके पास टाइम है तो आपको जाकर सड़क पे सद्भावना की राजनीति करनी चाहिए। थोड़ा सा तो समय दें, हम आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं। जो घटनाएं हुई, आपको स्मरण करा दूं, मिस्त्री जी, निर्मल खत्री जी, सीएलपी लीडर, जिस दिन ये लोग उस इलाके में धरना प्रदर्शन और सांप्रदायिकता फैलाने और कट्टरता लाने की बात कर रहे थे, अभी आपके मुरादाबाद और मेरठ में, ठीक है, हमारा दल उसके पहले ऐलान किया था कि हम शांति सौहार्द के लिए पूरे प्रदेश में बैठेंगे, उपवास करेंगे और एक व्यवहार बनाएंगे कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे लोग भी जा रहे, गए भी थे, वो कोई टेंशन फैलाने के लिए नहीं गए थे, ये संदेश देने के लिए। ठीक है, सरकार की इच्छा थी कि उस सीमा पर रोका जाए, लेकिन ऐसे मामलों में चुप हैं, तो फिर ये सवाल आपके नेताओं पे भी, बड़े नेताओं पे भी उठेगा कि वो क्या कर रहे हैं। क्या उनके एक किसी सदन में या दिल्ली में बोल देने से वो जवाबदेही पूरी हो जाती है? और आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भी वैसे ही जवाबदेही पूरी कर दें, कहीं बयान दे दें कि हम इस हिंसा के खिलाफ हैं और हिंसा होती रहे? सत्तारूढ़, सुनिए रवि जी, सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी और विपक्ष में जो बैठा है, क्या उसकी जिम्मेदारी बराबर होगी? ठीक, कल तक हम सत्तारूढ़ दल थे, तो जब मुजफ्फरनगर की घटना हुई थी, विपक्ष मांग रहे हैं ना, नहीं किस प्रकार से जवाबदेही, किस प्रकार से हमसे जवाबदेही की उम्मीद करते थे, और आज यूपी से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, आज किस प्रकार की वो जवाबदेही दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी अपनी जवाबदेही और अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। आपको लगता है कि इस मामले में केंद्र सरकार की कोई भूमिका है? क्योंकि इस बहस के केंद्र में केंद्र सरकार एक जिम्मेदार तत्व के रूप में पेश की गई है। क्या आपको लगता है, महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि बीजेपी की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसी घटनाओं के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं आया? जरूर उन्होंने कहीं ना कहीं बोला होगा, लेकिन फिर भी एक लफ्ज, आपको लगता है कि सरकार जिम्मेदार है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार पर है, क्योंकि केंद्र सरकार पूरे राष्ट्र पर उसकी सत्ता होती है। तो केंद्र सरकार या केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि, मंत्री यह नहीं कह सकता है कि जो घटना हुई इस राज्य में हुई और यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, देश का सर्वोच्च जो सबसे बड़ा नेता है, यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि वो देशवासियों से अपील करें, सभी राजनीतिक दलों से अपील करें, संस्थाओं से, संगठनों से अपील करें कि हम सब मिलकर एक नया माहौल देश में तैयार करें। क्योंकि वो जिस मुद्दे पर उन्हें जनादेश मिला है, इतनी भारी एक मैंडेट मिली है, विकास और सुराज, गुड गवर्नेंस, ये स्वराज सुराज में तब परिवर्तित हो सकता है जब समाज में शांति हो, सौहार्दता हो, भाईचारा हो। और भाईचारा स्थापित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है। लेकिन आज के बहस में योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग जो कह रहे थे, इससे लगता है कि क्या यह पार्टी केवल एक संप्रदाय की पार्टी है? सरकार के क्या एक संप्रदाय की बात सुनेगी? देखिए, जब आपको किसी भी
समुदाय का वोट मिला हो, लेकिन जब आप सत्ता में आते हो तो पूरे देश का, आप देश की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। यू आर अ गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि 15 अगस्त के अपने भाषण में, बाद में संसद में प्रधानमंत्री और जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, वो बिल्कुल एक ऐसा संदेश दे ओवैसी साहब जी, हम सांप्रदायिक हिंसा के प्रति भी जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाएंगे। सिर्फ उनको ही नहीं, समाज के हम जितने भी लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको भी आपस में एक दूसरे को संदेश देना चाहिए कि हम सब इस हिंसा के खिलाफ भी गलती ना करें। ओवैसी साहब हमारे साथ आ गए। ओवैसी साहब, माफ कीजिएगा, आप किसी पर्सनल जगह पे थे, लेकिन फिर भी आपको बुला लिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि कई बार इस बहस में, मैं आदित्यनाथ के बहस सुन रहा था, फिर वो पप्पू यादव ने भी, राजीव रंजन ने भी उनको काट दिया। ये जो फॉल्ट लाइन है कि आपके अतीत में कुछ कमजोरियां हैं, जैसे आपके भाई का बयान है, आपका बयान है, या कांग्रेस ने ऐसा किया है, या बीजेपी ने ऐसा किया है, इस फॉल्ट लाइन का इस्तेमाल कर हम क्या कभी समाधान पर पहुंच सकते हैं क्या? ये जो आज बहस हुई, क्या आपको लगा कि ये बहस आपको कोई नई बात दे रही है या कोई नए सिस्टम की तरफ ले जा रही है, जिससे हम आज भले ना रोक पाए हों, कल रोक पाने की स्थिति में होंगे? देखिए, आपने एक सवाल में कई सवालात कर दिए। सबसे पहली बात, मेरे भाई के बारे में, ये मसला अदालत में ज़ेर दौरान है और अदालत के फैसले का इंतजार आपको और हमको करना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने पूछी कि आज के पार्लियामेंट में जो बहस हुई, देखिए, सबसे मैं मुतमईन हूं, मैं बिल्कुल मुतमईन हूं, इसलिए कि बीजेपी से सिर्फ एक ही मेंबर ने इस पूरे डिबेट में हिस्सा लिया और उन्होंने हमेशा की तरह जो बातें की वो नहीं हम 10 साल से सुन रहे हैं उनको। मगर ताज्जुब इस बात का होता है कि एक तरफ तो हुकूमत कहती कि इंक्लूसिव, हम सबको साथ लेंगे, सबका साथ सबका विकास, और यहां पर बीजेपी के एक सीनियर मेंबर मुसलमानों को बेशरम कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सोच राजनाथ सिंह साहब की और हिंदुस्तान के वजीर आजम की भी है कि एक पार्टी से आपका एक ही आदमी बोलता है, तो क्या वो पार्टी की तर्जुमानी कर रहा है या गवर्नमेंट इन पावर की तर्जुमानी कर रहा है? और इसी से ही बीजेपी एक्सपोज हो जाती। दूसरी बात यह है कि क्या आप मुल्क में अमन को फैलाना चाहते हैं, तो आप इस तरह की बातें करके अमन को तो नहीं फैला सकते, बल्कि आप तो आग पर तेल डालने का काम कर रहे हैं। और फिर तीसरी बात यह है कि उन्होंने जो फिगर्स पेश किए वो बिल्कुल ही गलत थे, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में फरवरी 2014 में क्वेश्चन पूछा था जिसमें किस रियासत में फिरकाना फसाद ज्यादा हुए, तो यकीनन गुजरात, मध्य प्रदेश में भी काफी वाकयात हुए, काफी लोग मारे गए। तो ये आज की जो बहस हुई, मैंने समझता कि देखिए बहस क्या थी कि कोई फॉर्मूला दे हम लोग कि कैसे इसको रोका जाए। मैंने कहा कि आप नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग बुलाइए, पुलिस फोर्स में आप ज्यादा कोशिश करिए कि हर तबके को नुमाइंदगी हो, क्योंकि पुलिस रोकती नहीं है। तो बजाय इसके ये अपना जो उनका हमेशा का एजेंडा है कि लोगों को बांटा जाए और नफरत में इजाफा हो, तो मुझे ताज्जुब नहीं है, बल्कि ये तो अच्छा है, ये मुल्क को मालूम हो कि जो जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था ये समझकर कि अच्छे दिन आएंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे, मगर लोग को देख रहे हैं अच्छा है, बोलते जाए, क्योंकि शायर ने कहा था कि बके जा रहा हूं जुनू में क्या क्या। ठीक है।